गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज मैं आप लोगों को हिंदी का 14th नंबर चैप्टर आपका जो है लोकगीत, ये समझाने जा रही हूँ। लोक माने लोगों के द्वारा, गीत माने गाए जाने वाले गीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। यानी कि लोकगीत गीत जो हैं शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होते हैं। वो अपनी लोच माने लचकपन, यानी ये हो जाता है लय ताल के लिए बोला गया है। सुर को ऊंचा नीचा करना, ठीक है ना। ताजगी के लिए, क्योंकि वो लोगों के द्वारा गाए जाने वाले हैं, गांव के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले हैं, तो ताजगी से भरपूर होते हैं और लोकप्रिय भी होते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जैसे शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए बहुत कड़ी साधना, यानी कि बहुत मेहनत करके उसे सीखना पड़ता है, लेकिन इनके लिए कोई साधना यानी कि कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनके त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अब ये सारे जो लोकगीत हैं गांव के ही लोग इनको रचते हैं, तो गांव में आसपास जो भी माहौल होता है उन्हीं के ऊपर ये गीत लिखते हैं, गाते हैं। और जो साधारण ढोलक वगैरह होती है, झांझ, करताल माने हाथ की तालियों की आवाज़, और बांसुरी आदि के द्वारा मदद से ही ये गाए जाते हैं। यानी संगीत निकाला जाता है और लोग इसे गाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय माने अच्छा न समझा जाना, नीची दृष्टि से देखना। शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छा मानते थे और लोकगीतों का कोई भी सम्मान नहीं करता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। यानी कि पहले तो लोग इनको बिल्कुल अच्छा मानते ही नहीं थे, तो संग्रह मीन्स इनके ऊपर कोई किताबें भी नहीं होती थी। लेकिन अब जब लोग इनकी वैल्यू समझने लगे हैं, तो इनके ऊपर किताबें लिखते हैं, वो संग्रह छपते हैं और लोग प्रकाशित भी करते हैं, यानी कि उन्हें प्रकाशित भी किया जाता है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, यानी एकदम लगता है बिल्कुल सजीव माने जीता जागता। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी कि जीवन नियमों की जकड़ में न बंध सका, यानी वो किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो अपने ही जो उनके कबीले होते हैं या जो उनकी जातियों के जो नेता टाइप के जो मैन उनका होता है, वो जो नियम बनाता है वो उसी को मानते हैं। तो इसीलिए उनका वो जो बाकी के जो शहर के लोगों की तरह से उनका जीवन बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कहा है कि नियम में बंधा नहीं है उनका जीवन। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दल माने बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जो समूह बनाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। गीत और उन्हें गाने की अपनी विधियाँ
हैं उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। यानी वो पहाड़ों पर रहते हैं लोग और वहाँ के कल्चर के हिसाब से वो गीतों को गाते हैं, इसलिए उन गीतों का नाम ही क्या पड़ गया है, पहाड़ी लोकगीत। यानी जो जहाँ के रहने वाले हैं वो उसी हिसाब से गीत बनाते हैं और वहीं की बोली के हिसाब से उन गीतों का नाम भी वैसा ही पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गाँव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। देहात माने गाँव। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। यानी ये गीतों के नाम हैं। चैता मीन्स चैत्र मास में, महीने में गाने वाले, है ना। और कजरी बारहमासा मीन्स हमेशा गाए जाने वाले, 12 महीनों में। सावन के महीने में सावन के गीत गाए जाने वाले, इस तरह से। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। यानी ये अलग अलग राज्यों के गीत हैं जो बहुत ही चाव से, माने बड़े ही उसे मन से गाए जाते हैं, खुश होकर के। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। कोरी कल्पना माने सिर्फ मन में सोच लेने से, कुछ भी बड़ी बड़ी सोच बना लेने से वो गीत नहीं होते हैं, बल्कि रोज़मर्रा यानी उनके आसपास के रोज़ के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वे उन्हीं को देखकर उन्हीं पर गीत बनाते हैं और गाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म माने हृदय, हमारे मन को, हृदय को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये रागों के नाम हैं, ठीक है। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों पर गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। आह्लादकर मीन्स वही मन को अच्छे लगने वाले, आनंददायक भी अच्छे लगने वाले, प्रसन्न करने वाले। आह्लादकर मीन्स प्रसन्नता देने वाले, ठीक है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यानी एक तो राग वगैरह का इसमें कोई झंझट नहीं है। शास्त्रीय गीतों में तो राग यहाँ से वहाँ नहीं हिलना चाहिए, है ना। लेकिन इनमें चाहे जैसे भी आप गा सकते हैं, और क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हैं, जुड़े हुए हैं, अपनी ही भाषा में होते हैं, इसीलिए ये गीत आज बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। विदेशिया माने जो व्यक्ति विदेश में चला गया हो और उसके लिए उसकी याद में बना करके जो गीत गाए जाएं। तो बिहार में ज़्यादातर क्या है, मजदूर लोग हैं, वो काम पर जाते हैं दूसरे राज्यों में काम की तलाश में, तो उन्हीं की वजह से वहाँ पर ये गीत बने और उनका नाम ही विदेशिया पड़ गया। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनमें इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। यानी कि जो जिसके हस्बैंड या भाई या पिता चले गए, तो अब वो शादीशुदा हैं, तो उनकी पत्नियां हैं, भाभियां हैं, तो वो घर पर गांव में अकेली रह गई हैं, तो उनके दूरी का जो अलग अलग हो जाने का जो दर्द है वो इन गीतों में झलकता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। यानी कि एक साइड से लेडीज़ गाती हैं तो उसका जवाब जेंट्स देते हैं, फिर जेंट्स गाते हैं तो उसका जवाब लेडीज़ देती हैं, तो उससे पूरी दिशाएं गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास होना मीन्स कमी आना। लोगों के पास अब गाँव में भी इतना टाइम नहीं रहा है कि वो इकट्ठे होकर के इन सब गीतों को गाएं, तो ये प्रचलन अब कम होता जा रहा है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकगीत लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडों में गाए जाते हैं। आरंभ
तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। यानी कि ये जो आला और ऊदल हैं, ये राजा जगनिक के वहाँ पर बहुत ही सैनिक थे। कैसे सैनिक थे? बहुत ही वीर सैनिक थे। इनका पराक्रम प्रसिद्ध है वहाँ बुंदेलखंड में। तो उन्होंने वहाँ पर जो राजकवि थे जगनिक, उन्होंने चंदेल राजाओं के वहाँ पर राजकवि यानी उन राजाओं के जो कवि थे जगनिक, उन्होंने अपना काव्य एक बनाया था, रचा था। उसमें आला और ऊदल के बारे में लिखा था, और ये राजा चंदेल जो थे उनके यहाँ के पर ये सैनिक थे। तो उन्हीं के बारे में फिर दूसरे लोगों ने भी बहुत सारे लोकगीत लिखे हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक पर ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। नट माने जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और रस्सियों पर जो खेल करने वाले होते थे। अब तो इसका अब बहुत ही कम देखने को अब नहीं मिलते हैं। पहले गाँव वगैरह में फिर भी बहुत मिलते थे। सिटी में भी, पहले शहरों में भी वो लोग जाते थे और कहीं भी रोड पर खड़े होकर के अपना तमाशा दिखाते थे। और गद्य पद्यात्मक माने कुछ कहानी के रूप में बोलते थे, और बीच बीच में गद्य माने कहानी टाइप, और पद्य माने बीच में कुछ कविता बोलना, कुछ गाना बोलना, तो वो बोलते थे। इस तरह मतलब एक कहानी टाइप बनाते थे जिसमें बीच बीच में गाने होते थे, फिर कहानी होती थी, फिर गाने होते थे। इस तरह वो बोलते थे। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है जो हैं, तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है। सृजना मीन्स इनकी रचना करना। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। यानी बाकी देशों में तो ऐसे गीत होते हैं जो जेंट्स लेडीज साथ ही गाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे गीत हैं जिन्हें स्त्रियाँ ही गाती हैं, जेंट्स पुरुष नहीं गाते। और पुरुष के कुछ गीत हैं जिन्हें स्त्रियाँ नहीं गाती। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह मीन्स रास्ते के, विवाह के, मटकोड़ के, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त, गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। यानी कि ये जो कुछ अवसर हैं जिन पर शादी के समय बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जहाँ औरतें गालियाँ गाती हैं, प्रेम युक्त यानी प्रेम से दी जाने वाली, ठीक है ना। और जन्म होने के समय गीत गाए जाते हैं, लोकगीत। शादी पर बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और भी बहुत सारी रस्में हैं जिन पर कि वो अच्छे गीत गाती हैं, और वो प्राचीन काल से यानी बहुत पुराने समय से गाती आ रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। यानी औरतों के जो गाने होते हैं वो कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें एक साथ मिलकर गाती हैं। शादी है तो मेहंदी फंक्शन हो गया, हल्दी फंक्शन हो गया, है ना, तो सब एक साथ गाती हैं। जन्मदिन मना रहे हैं तो उसकी खुशी के भजन गा रही हैं तो भगवान के एक साथ मिलकर गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। यानी कि वो बहुत ही सुरीले तो नहीं होते, आवाज़ें सब औरतों की अलग अलग होती हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो
उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। यानी होली पर गाने जो गाए जाते हैं, और बरसात में कजरी या कजरी ये सावन के महीने में भी गाए जाते हैं जो गाने, वो अलग ही हैं, उनके सुनते ही बनते हैं, यानी उनको सुनने का मज़ा ही कुछ और है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। विद्यापति होना मीन्स कवि होना, यानी हर जगह के अपने अपने कवि हैं जो कि गानों की रचना करते हैं और गाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का पुट भी होता है, यानी वो नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। एक साथ लड़कियां भी साथ ही वो लकड़ियां भी बजाती हैं। माने गरबा आपको पता है ना, लकड़ियों के बजा बजा कर गाते हैं। आजकल तो पिक्चरों में भी, मूवी में बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो और भी ज़्यादा फेमस हो गया है वो। जो बाजे का काम करती हैं, इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। सभी प्रांत, प्रांत माने राज्यों में, आजकल तो हर जगह ये मनाया जाने लगा है। नवरात्रियों में गरबा खेलते हैं ना। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। यानी होली जब आती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के गाना गाते हैं होली वाले। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। अनंत माने जिनकी कोई गिनती नहीं है, संख्या ही नहीं गिनी जा सकती। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। यानी कि हाँ, जहाँ पर हर एक चीज़ में खुशी ढूंढ ली जाए, वहाँ खुशी की कमी कैसे आ सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी कि उद्दाम जीवन, उद्दाम माने बहते हुए जीवन के, हमारी जो ज़िंदगी है जो हमेशा आगे ही चलती रहती है, तो बहती रहती है। यानी कि जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी आगे आगे चलती रहती है। उसके अनंतों की जिनकी संख्याओं की कोई गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो कि हर अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, अभी समझ आया होगा आप लोगों को।